सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, धरातल के रूप परिवर्तित करने वाले कारकों में आपने कल दीर्घकालिक शक्तियों के विषय में पढ़ा था या दीर्घकालिक भूगतियों के विषय में पढ़ा था। आज हम देखने वाले हैं आकस्मिक भूगतियां, यानी कि आकस्मिक का मतलब ही होता है कि अचानक पृथ्वी के अंदर कोई परिवर्तन होता है और अचानक ही आप देखते हो कि कोई चीज जहां थी वहां नहीं रह गई। जैसे कि भूकंप अगर अचानक से आता है तो आप देखते हो कि किस तरीके से पूरा आसपास की जो बिल्डिंग्स होती हैं गिर जाती हैं, कोई स्थान जहां पर था वो वहां नहीं रह जाता है, बहुत सारी चीजें गिर जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यही चीज बताने का प्रयास किया गया है कि जो आकस्मिक भूगतियां होती हैं इस तरीके से अचानक से आती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ ये ऐसी कंडीशन आने वाली है हमारी पृथ्वी पर। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न गतियां जो धरातल पर अचानक प्रकट हो जाती हैं उन्हें हम आकस्मिक भूगतियां कहते हैं। ऐसी भूगतियों में ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो ज्वालामुखी है, भूकंप है, ये सभी कैसी भूगतियां होती हैं? ये सभी आकस्मिक भूगतियां होती हैं। तो हम इसके अंतर्गत सबसे पहले ज्वालामुखी के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर भूकंप के विषय में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ज्वालामुखी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ज्वालामुखी से आशय उस क्षेत्र से है जिसका संबंध भूगर्भ से होता है, जिसमें से धरातल के अंदर स्थित तप्त लावा, गर्म गैसें, भाप आदि बाहर निकलते हैं। कभी-कभी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा तथा अन्य शैलखंड इतने गर्म होते हैं कि वे दहकते अंगार की भांति प्रतीत होते हैं। कई बार ज्वालामुखी से प्रज्वलित गैसें भी निकलती हैं। अब दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या-क्या होते हैं? आखिर में ज्वालामुखी आते क्यों हैं? तो देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के निम्न कारण होते हैं। पहला है पृथ्वी के से धरातल, समुद्र और झीलों की पेंदी से किसी प्रकार के दरारों द्वारा धीरे-धीरे पानी की अतुल राशि धरती के उस भाग में पहुंच जाती है जहां अधिक तापमान से पानी भाप में बदल जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी के धरातल से, यानी कि पृथ्वी के जो भूपपड़ी होती है जिस पर हम रहते हैं, समुद्र से और झीलों से की पेंदी से किसी प्रकार के दरारों द्वारा धीरे-धीरे पानी की जो अतुल राशि होती है वो धरती के उस भाग में पहुंच जाती है जहां पर बहुत ही अधिक तापमान होता है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर तापमान जैसे-जैसे आप नीचे जाओगे गहराई में, वैसे-वैसे तापमान बहुत ही तेजी से अंदर बढ़ता जाता है। और जब अधिक तापमान से पानी की बूंदें मिलती हैं तो वो पानी भाप में बदल जाता है। भाप की अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने पर धरातल के अंदर ठहर नहीं पाता है वो भाप, और भूतल को फोड़कर बाहर की ओर निकलने लगता है। इस विस्फोट से भीतरी गर्म मैग्मा लावे के रूप में बाहर निकलने लगता है। दोस्तों, एक बार इसको मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। इसमें समुद्र की तली, झीलों की तली या पेंदी या फिर धरातल से पानी रिस-रिस करके पृथ्वी के उस भाग में पहुंचता है जहां पर पृथ्वी का तापमान बहुत ही गर्म होता है। तो जब एकदम गर्म और लावे की स्थिति में वो तापमान होता है दहकते हुए गोले की भांति, जब उसमें पानी की बूंदें जाती हैं तो वो पानी की बूंदें भाप में परिवर्तित हो जाती हैं, और जब वो पानी की बूंदें भाप में परिवर्तित होती हैं तो वो भाप बाहर निकलना चाहती है। और जब वो भाप बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो किस रूप में बाहर आती है? वो गर्म मैग्मा या लावे के रूप में बाहर निकलती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। इसके अलावा देखिए, नदियों द्वारा पर्वतों पर क्षय और समुद्रों में तलछट के जमाव से पृथ्वी में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए निचली तहें संतुलन में लाने का प्रयास करती हैं। फलस्वरूप धरातल की तहों में भारी उलटफेर और असंतुलन होता है, जिससे पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा को निकलने के लिए सुगम मार्ग बन जाता है। यानी कि पृथ्वी में जो असंतुलन की स्थिति होती है उसको संतुलन की स्थिति में लाने के लिए भी ये ज्वालामुखी उद्गार हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? ज्वालामुखी को उनके उद्गार की प्रकृति एवं उद्गार की अवस्थाओं के अनुसार दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले उद्गार की प्रकृति के अनुसार देखिए, उद्गार की प्रकृति के अनुसार ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। देखिए दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी में ज्वालामुखी उद्गार
किसी एक केंद्रीय मुख से बहुत ही तीव्र होता है, जैसे कि इटली में ही स्थित विसुवियस और इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित एटना ज्वालामुखी। यानी कि आपको एग्जाम में अगर मिलता है कि विसुवियस किस देश का ज्वालामुखी है तो आपको बताना है इटली का, और अगर एटना पूछता है तो भी आपको बताना है इटली। लेकिन इटली में ही इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है एटना ज्वालामुखी। अगर ये पूछता है एग्जाम में कि किस द्वीप पर स्थित है एटना ज्वालामुखी, तब आपको बताना रहेगा सिसिली द्वीप पर। लेकिन अगर ये पूछता है किस देश में, तो आपको एटना याद रखना है, ठीक है। इटली, एटना कहाँ पर है? इटली में। एटना ज्वालामुखी इटली में, किस द्वीप पर? सिसिली द्वीप पर। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है, विसुवियस कहाँ स्थित है, एटना कहाँ स्थित है, तो आप लोग को याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, शांत उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखियों के मुख से लावा आदि पदार्थ बिना किसी आवाज के बाहर निकलकर आसपास में जम जाता है। इस ज्वालामुखी से जन धन की हानि केंद्रीय ज्वालामुखी की अपेक्षा कम होती है। यानी कि जो शांत उद्भेदन वाले ज्वालामुखी होते हैं, ऐसे ज्वालामुखियों से जो गर्म लावा निकलता है वो आवाज नहीं करता है, और वो जब वहां से निकलता है ज्वालामुखी के मुख से, तो वो निकल करके आसपास में जम जाता है, ठीक है। लेकिन इससे बहुत अधिक जन धन की हानि नहीं होती है। इसके बाद है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इनमें लावा का उद्गार किसी एक मुख से न होकर धरातल पर पड़ी अनेक दरारों से होता है। इसमें केवल गर्म लावा बिना किसी आवाज के बाहर निकलकर जम जाता है। यानी कि जो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी होते हैं, इनमें लावा का उद्गार किसी मुख से नहीं होकर बल्कि कहां से होता है? दरारों से होता है। धरातल पर जो पड़ी हुई अनेक दरारें होती हैं, उनमें से गर्म लावा निकलने लगता है, और ये भी बिना किसी आवाज के निकलने लगता है। तो इसका कोई केंद्र नहीं होता, बल्कि जहां पर भी ये दरार पाता है, जहां से भी इसको थोड़ी सी जगह मिलती है बाहर निकलने की, वो वहां से बाहर निकलने लगता है। लेकिन अभी आपने देखा केंद्रीय ज्वालामुखी, जिस तरीके से आपने देखा कि उसमें कितना भयानक विस्फोट होता है और कितना अधिक उससे जन धन की हानि होती है। और इसके अलावा आपने देखा शांत उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं होता है, और इस ज्वालामुखी से बहुत ही अधिक जन धन की भी हानि नहीं होती है। और ये जो आपने देखा दरार उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, इसमें ये जहां से भी रास्ता पाता है वहां से ये बाहर निकल जाता है, और आसानी से बिना आवाज निकाले ही ये गर्म लावा को बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ पर उद्गार की प्रकृति के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार अभी आपने देखे, ये आपको समझ में आया होगा। उद्गार की प्रकृति के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, शांत उद्भेदन वाले ज्वालामुखी और दरारी प्रकृति के ज्वालामुखी। ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, उद्भेदन की अवस्था या उद्भेदन की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। उद्भेदन की अवधि के आधार पर 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि सक्रिय, विलुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भी मैंने यहाँ पर जितना भी मैंने आज बताया आप लोगों को ज्वालामुखी के विषय में, अगले क्लास में हम फिर ज्वालामुखी को कंटिन्यू रखेंगे, और ज्वालामुखी से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियां होती हैं। ज्वालामुखी आने से ऐसा नहीं कि केवल और केवल हानि ही होती है, बहुत सारे लाभ भी होते हैं, उसको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोग उससे भी पढ़िएगा, और ये जो पूरा चैप्टर है ये अच्छे से आप लोग का कंप्लीट करा देंगे हम। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि हम लोग आपके सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं, और कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और टॉपिक बिल्कुल क्लियर रहे, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और आप लगातार सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए, और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके कॉलेज के, अपने कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है, तो वहां तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिए दोस्तों। और अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सभी
डाउट्स को हम दूर करते हैं और सभी समस्याओं का आपके यहाँ पर हम हल देते हैं। और लगातार आप किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो बनाने को कहते हो तो हम जरूर बनाते हैं और लगातार आपके सभी विषयों को तो हम पढ़ा ही रहे हैं। आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाएंगे। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और लगातार ऐसे ही अच्छे कमेंट्स करते रहा करिए। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं इतिहास के और इससे पहले के भूगोल के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपी टेट सी टेट सर्च करके भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ऐसे ही वहां पर भी आपको सभी विषयों के बराबर नोट्स भी मिलेंगे और सभी विषयों की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।